सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत 14 लाख अभिकर्ता साथियों, उन साथियों के लिए विशेष करके मेरा परिचय, मैं जो हमें नहीं जानते, जो कहीं न कहीं किसी रूप में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, उनके लिए मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, संगठन और संगठन के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए संगठन के नेतृत्व के रूप में शाखा से लगायत राष्ट्रीय स्तर पर मेरी गतिविधियां क्या थी, संगठन अभिकर्ता कम्युनिटी के लिए कितना तत्पर और किस रूप में रहा, इस पर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रकाश डालूंगा। और मुझे लगता है कि ये सभी संघर्ष, सभी तरह के प्रयास आपके हितों के रक्षार्थ रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संस्था के हितों के रक्षार्थ, करोड़ों पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षार्थ और लाखों अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ सहित संस्था में कार्यरत सभी मेहनत कश और ईमानदार लोगों के पक्ष में की गई कृत कार्रवाई रही। आइए हम दूसरे स्टेप में बात करते हैं। संगठन की गतिविधियां, जब ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने 16 जुलाई 2003 को अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को अभिकर्ता कम्युनिटी के इंटरेस्ट में चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा, जिसकी प्रोसीडिंग भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारी से प्राप्त की, वो 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड था। 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड पर अगर मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा तो बातें बहुत विस्तृत हो जाएगी। कारण कि संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अभिकर्ता जनक्रांति पत्रिका का अध्ययन करें। पूरी तरह से आपको प्रमाणित 20 के साथ समस्त गतिविधियों का संचालन किस रूप में कैसे हुआ है जानकारी होगी। चार्टर ऑफ डिमांड का सार, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक सभी कर्मी सुरक्षा कवच में, लेकिन अभिकर्ता इस सुरक्षा कवच से बाहर क्यों? जो भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यवसाय होता है, हम पॉलिसियां करके लाते हैं, चाहे वो पॉलिसी कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी, घनघोर बारिश, विषम परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए पारिवारिक एवं सामाजिक अपने निहित स्वार्थ को छोड़ते हुए हम अपने पेशे के प्रति वफादारी दिखाते हुए उस पॉलिसी को करके लाते हैं, जिस पॉलिसी के लिए महीनों, वर्षों तक प्रयास करने के बाद वो अचीवमेंट होता है। यानी हमारी तपस्या, संघर्ष, मेहनत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस पॉलिसी को करने के प्रति हमारा त्याग क्या है। उस पॉलिसी लाने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर नीतियां बनाई जाती है। उसी पॉलिसी, उसी अर्निंग के स्रोत पर भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियां बनाई जाती है। एक तरफ अभिकर्ता को कमीशन दे करके किनारे कर दिया जाता है, अब दूसरी तरफ समस्त कर्मियों को वेतन देते हुए वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो कि उनके भविष्य को संरक्षित करती है। जैसे पेंशन की सुविधा,
मेडिक्लेम की सुविधा, पेट्रोल अलाउंस, इंसेंटिव, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, HRA, CL और कार्यकाल के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत आश्रित को नौकरी, उनका पूरा भविष्य और परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है। उस व्यवसाय को लाने वाले अभिकर्ता को कमीशन देकर के किनारे क्यों किया जाता है? ये चार्टर ऑफ डिमांड का यही सार है कि हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक वेतनभोगी कर्मचारी को मिलती है। एक तरफ कमीशन, दूसरे तरफ वेतन। यहाँ तो इक्वलिटी मेंटेन होती है, लेकिन अन्य सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है अभिकर्ता को? ये है हमारा चार्टर ऑफ डिमांड। नहीं समझ पाए हमारे अभिकर्ता, नहीं समझा पाए हमारे अभिकर्ता साथी, जो निरंतर हमारे साथ संघर्ष में लगे रहे। कमियां हम सब की रही है। नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बहुत ही प्रबल आवाज़ होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत आवाज़ होनी चाहिए था, जो कि तथाकथित किसी भी संगठन के बैनर के तहत नहीं हो सकती थी, जो 1964 से संचालित था नॉन रजिस्टर्ड संगठन के रूप में। वो विवादों के घेरे में अदालत में चला गया। आपसी विवाद को लेकर के और 96 से लेकर 2016 तक लगातार मुकदमे चले। 2016 में फैसले हुए, वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, फिर विवाद के घेरे में चला गया। आज भी वो संगठन न्यायालय में विचाराधीन है। उसके मामले पूरी तरह से विवादित स्वरूप में है। फिलहाल उस पर हम समय जाया न करें, अपनी संगठन की बात करते हैं। अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के रोल को लेकर के बात करते हैं। मेरे मित्रों, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने समस्त औपचारिकता को पूर्ण करते हुए, अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर फोकस करते हुए, उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से की गई कृत कार्रवाई की जानकारी बराबर लेता रहा। सकारात्मक सोच न होने के कारण, प्रबंधन के चार्टर ऑफ डिमांड पर उपेक्षात्मक रवैया के कारण संगठन को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान और कानून के दायरे में अपनी आवाज़ को उठाने का निर्णय लेना पड़ा और 11 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ प्रबंधन के नीतियों के खिलाफ। अपने चार्टर ऑफ डिमांड के समर्थन में वाराणसी मंडल उत्तर मध्य क्षेत्र में संघर्ष का बिगुल बड़ी ही प्रबल तरीके से मेरे नेतृत्व में बजा। हजारों अभिकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया। अपनी आवाज़ को हम सभी ने प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों को मार्फत वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाराणसी पहुंचाने का कार्य किया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। आगे चलकर की बात न बनने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर का 2009 में हम सभी ने घेराव किया। घेराव करने के पश्चात पुनः ज्ञापन दिया गया। साथियों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि लगातार आंदोलन हमारे चलते रहे। वह आंदोलन धरना प्रदर्शन के रूप में थी, वह आंदोलन सामाजिक बहिष्कार के रूप में थी, वह आंदोलन अपने कार्यों से विरत रहने के थे, वह आंदोलन
काला दिवस के रूप में, मानव श्रृंखला के रूप में, सड़कों पर प्रदर्शन, कार्यालयों पर प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, कोई ऐसा लोकतांत्रिक पहल नहीं थी जिसको लेकर के संगठन ने कार्य नहीं किया। लेकिन तानाशाह प्रबंधन लगातार इस कृत्य कार्रवाई पर ध्यान न दे करके संगठन को सदैव तोड़ने का प्रयास करता रहा। लेकिन संगठन की सकारात्मक सोच संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ता हितों के अंतर्गत थी। कारण कि संस्था के चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे हमारे अभिकर्ता जो हमारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते थे, उनका सहयोग सदैव मिलता चला गया। जानते हैं उसका परिणाम क्या था? 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड में 11 मांगें पूरी की गई। 11 मांगों में पूरी करने में मैं बता देना चाहता हूं, जैसे प्रथम मांग थी, जब पॉलिसियों का प्रचलन, पॉलिसियों का जो लाइसेंस था उसकी पुनर्चलन की प्रक्रिया 5 साल हुआ करती थी। यानी जो पॉलिसी 5 साल तक लैप्स है उसका भी पुनर्चलन हुआ करता था, उसे घटाकर 2 साल कर दिया गया था। संगठन की प्रबल आवाज ने, प्रबल संघर्ष ने प्रबंधन को उसे 5 साल करने के लिए विवश किया। यानी 2 साल की प्रक्रिया जो घटाई गई थी उसे प्रबंधन को वापस लेना पड़ा। दूसरा, पॉलिसियों का अभ्यर्पण मूल्य। पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य की स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का पॉलिसी धारक अगर पॉलिसियों का सरेंडर करा देता था, अभ्यर्पण करा देता था, तो पुनः वो पॉलिसी लेने के लिए नहीं सोच सकता था। यानी 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरने के बाद भी, अपनी किस्त को चुकाने के बाद भी, अगर वो अपनी पॉलिसी का पैसा विड्रॉ करता था तो 30% से 40%। अन्य पॉलिसियों, कुछ पॉलिसियां तो ऐसी भी थी जिसमें कि 15 से 20% का भुगतान होता था जमा धन राशि का। संगठन ने इस पर प्रबलता से आवाज उठाया और सरेंडर मूल्य को बढ़ाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो सरेंडर का समय अवधि 3 वर्ष था, इसे घटा करके 2 वर्ष किया, जो कि संगठन के मांगों के अनुरूप था। तीसरा, CLIA स्कीम। हम सभी ने जॉब रोटेशन के प्रोविजन को मांगा था कि जो चेयरमैन क्लब मेंबर है या जेडम क्लब मेंबर हमारा अभिकर्ता है, उसे इंटरव्यू के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ABM सेल्स या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति दिया जाए। ऐसा करने के लिए पहल तो प्रबंधन ने नहीं किया, क्योंकि यह सच्चाई है कि मोटी चमड़ी का प्रबंधन हमेशा कोशिश ये करता है कि अभिकर्ता कहीं न कहीं से दीनहीन और कमजोर बने रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये शोषण करेंगे कैसे? शोषण के लिए कमजोर का होना तो नितांत आवश्यक है। इसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहीं से कमजोर न हो जिससे कि हमारा शोषण हो सके। इसे तथ्यगत विचारधारा पर ध्यान रखते हुए संगठन ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में कार्य किया। CLIA स्कीम इन्होंने दिया। CLIA स्कीम देने का तात्पर्य था कि अभिकर्ता को कुछ एडवांटेज दिए गए CLIA के रूप में, लेकिन इस पर भी हमारा विरोध लगातार जारी रहा। CLIA स्कीम 2008 का विरोध करते हुए इसमें सुधार की बात संगठन ने किया कि एक तरह के कार्य करने वाले विकास अधिकारी और CLIA अभिकर्ता को सुविधाओं में अंतर क्यों?
इंसेंटिव में अंतर क्यों, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्यों, यानी CLIA को वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो कि एक विकास अधिकारी को मिलती है। ये लड़ाई निरंतर संशोधन के लिए जारी है। नेक्स्ट, चौथा, शाखा कार्यालयों में सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष की मांग संगठन ने सदैव उठाया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसे एक्सेप्ट किया और सारी ब्रांचेज को यह निर्देश निर्गत है कि प्रत्येक शाखा कार्यालयों में सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष होना चाहिए। लेकिन ये प्रबंधन के यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कुंठित लोग जो अभिकर्ता कम्युनिटी या उन अभिकर्ताओं की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, अभिकर्ताओं को सम्मान देना नहीं चाहते, वो चाहे मंडल स्तर के अधिकारी हों चाहे ब्रांच स्तर के अधिकारी हों, इन्होंने एक षड्यंत्र के अंतर्गत सदैव प्रयास किया कि अभिकर्ताओं को एक कॉमन टेबल दे दिया जाए जिस पर बैठ करके अपने कार्यों का निष्पादन करें। ये बेशर्मी की हद होती है जब शाखा कार्यालयों में सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष हो। इसका सर्कुलर है, जब एक चपरासी से लेकर के क्लर्क से लेकर के तुम टेबल कुर्सी देते हो बैठने के लिए, तो अभिकर्ताओं को कुछ टेबल या कुर्सी उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती? कॉमन राउंड टेबल क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसको लेकर के संगठन बहुत ही काफ़ी प्रबल तरीके से आवाज़ उठाया। कहीं कहीं प्रबंधन के साथ तीखी नोकझोंक हुई। प्रबंधन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन संगठन के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा और उसे कार्रवाई को वापस लेना पड़े। लेकिन यहाँ संतुष्ट नहीं है संगठन का नेतृत्व। ऐसे अधिकारियों को पनिशमेंट मिलना चाहिए जो अपनी हक की आवाज़ उठा रहे अभिकर्ताओं के ऊपर दमनकारी नीतियों के अंतर्गत कार्रवाई करता है। संगठन इसके लिए तत्पर है, इसके लिए संघर्षरत है। नेक्स्ट, पांचवा एजेंडा, शाखा कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम। ये संगठन की मांग थी, चार्टर ऑफ डिमांड में मांग थी कि सभी शाखा कार्यालयों में एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहां सभी तरह के कार्यालय के कार्यों के निष्पादन की सूचना दी जा सके, यानी सरेंडर संबंधित हो, NV संबंधित हो या PS संबंधित कोई भी कार्य हो, अकाउंट संबंधित कोई भी कार्य हो, सेल संबंधित कोई भी कार्य हो, दावा संबंधित कोई भी कार्य हो, सिंगल विंडो सिस्टम पर बैठा हुआ अधिकारी या कर्मचारी इतना परफेक्ट हो कि हर सूचनाओं को पॉलिसी धारकों को उपलब्ध करा सके, अभिकर्ताओं को उपलब्ध करा सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। इस सिंगल विंडो सिस्टम को एक्सेप्ट किया भारतीय जीवन बीमा निगम का सक्षम अधिकारी ने, लेकिन अफसोस है कि कुछ कार्यालयों तक ही यह सिमट करके रह गया। हमारा उच्च अधिकारी भी सो रहा है, हमारे निचले स्तर के अधिकारी भी सो रहे हैं और यह व्यवस्था चरमरा सी गई है। इस पर भी संगठन बराबर पैनी नजर रखा। नेक्स्ट, अभिकर्ताओं के अभिकरण को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया थी। संगठन ने यह डिमांड किया था कि अभिकर्ताओं के अभिकरण को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। प्रबंधन ने इस बात को माना और अभिकर्ताओं के अभिकरण के रिन्यूअल की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। ये संगठन के चार्टर ऑफ डिमांड के अंतर्गत मेंशन हमारे डिमांड है। नेक्स्ट, कोरोना के दौरान बिना ब्याज का 50,000 रुपया अग्रिम के रूप में दिया गया। यह संगठन का डिमांड था। अग्रिम के रूप में जो दिया गया धनराशि, संगठन उसे वापस करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन संगठन की इस बातों को नज़रअंदाज करते हुए प्रबंधन ने अग्रिम की रिकवरी की व्यवस्था की। लेकिन ये सच्चाई है कि उस पीरियड में जिस समय कोरोना महामारी से हमारा अभिकर्ता
प्रताड़ित था। उस समय 50,000 रुपये का अग्रिम दे करके प्रबंधन ने एक राहत दिया। संगठन इसके लिए आभार व्यक्त करता है। नेक्स्ट 8वां, क्लब सदस्यों के सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। ये भी संगठन की मांग थी, ये पूरा हुआ। 9, स्वावलंबन और संवर्धन स्कीम इन्होंने दिया। हम पेंशन का डिमांड कर रहे थे। चार्टर ऑफ डिमांड में हमारा स्पष्ट उल्लेखित है कि जो अभिकर्ता 1 साल से लेकर के 4 साल तक कार्य करता है और उसकी एजेंसी अगर टर्मिनेट हो जाती है, वह कार्य करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में उसके द्वारा की गई पॉलिसियों का कमीशन कहाँ जाता है? तो जवाब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारियों का कि वो सस्पेंस अकाउंट में होता है, वो LIC के खाते में होता है। अभिकर्ता द्वारा किए गए व्यवसाय के आधार पर उसका कमीशन उसे पाने का अधिकार है, लेकिन आपने सर्कुलर बना के रखा है कि सेक्शन 44 के लिए एलिजिबल जब तक अभिकर्ता नहीं होगा, जिसकी एजेंसी 5 साल कंप्लीट नहीं होगी, उसको कमीशन दे नहीं होगा, यानी रिन्यूअल कमीशन, परिवर्तित कमीशन उसे नहीं मिलेगा। वो पैसा अभिकर्ता का हक है। आपको उस पैसे को एक अभिकर्ता वेलफेयर फंड के अंतर्गत क्रिएट करना चाहिए और उससे अभिकर्ताओं को क्राइटेरिया डिसाइड करके चेयरमैन क्लब मेंबर हो, जेडम क्लब मेंबर हो, DM क्लब मेंबर हो, पेंशन डिसाइड कर देना चाहिए, जिससे कि अभिकर्ताओं का भविष्य सुरक्षित हो। अलग से फंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उस फंड से ही हमारे क्लब मेंबर्स अभिकर्ताओं की पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है और साथ ही हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी होगी कि सभी अभिकर्ता, अध्यक्ष क्लब सदस्य, चेयरमैन क्लब सदस्य, क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब सदस्य, जेडम क्लब सदस्य, DM क्लब सदस्य, यानी मंडल प्रबंधक क्लब सदस्य बनने की सोच रखेगा और बनेगा। तो इस पेंशन की स्कीम को न लागू करके इन्होंने स्वावलंबन और संवर्धन दिया, जिसे संगठन संतुष्ट नहीं है, अपने अनवर्थ डिमांड पर स्टैंड करता है और सारी डिमांड को पूरा करने की मांग करता है। 2 लाख तक मेडिक्लेम इन्होंने दिया संगठन की मांग के अनुरूप। इसके लिए भी साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है संगठन प्रबंधन को। मेरे दोस्तों, इस आवाज़ को लेकर के बड़ी ही तन्मयता के साथ संगठन लगातार आवाज़ उठाया। आप जानते हैं, इस डिमांड को लेकर के हम लोगों ने लगातार मंडल प्रबंधक से लगाए क्षेत्रीय प्रबंधक तक, EMD से लेकर के ED से लेकर के चेयरमैन तक, जहां जिस रूप में मौका मिला, हम सभी ने बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ आवाज़ उठाया और लगातार ये संघर्ष चलता रहा। संगठन के नेतृत्व के रूप में चाहे मैं जिस भी पद पर रहा, चाहे वो डिवीजन स्तर हो, जोन स्तर हो या सेंट्रल स्तर, लगातार अपने नेतृत्व की सक्षमता का परिचय देते हुए समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर बड़ी ही प्रबलता से आवाज़ उठाया। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह भी समय था जबकि MD केंद्रीय कार्यालय से वाराणसी के अंदर विजिट किए। अब विजिट करने के पश्चात जब मैंने उनके साथ मीटिंग का आग्रह किया, तो उस कंडीशन में उन्होंने आग्रह को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय के अभाव में, शेड्यूल टाइट होने के नाते मैं चाह करके भी आपसे नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक नॉर्थ सेंट्रल जोन वाराणसी विजिट करेंगे और आपके साथ बैठक करेंगे। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्तों। इस पर मैं प्रकाश डालूंगा
तीसरे स्टेप की चर्चा में कि क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ जब हमारी बैठक हुई तो किस मुद्दे पर हुई, उसमें आरंभ भी उपस्थित थे, हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन भी उपस्थित था और किन बिंदुओं पर हमने प्रबलता से बात किया। और वहीं एस के राय जो क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में थे, बाद में वो अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम बने, चेयरपर्सन। उनसे वार्ता क्या हुई, क्या हमारे रिलेशन हुए, किस रूप में हुए और हम लोगों ने कहाँ तक अपनी बातों को रखने में सफलता हासिल की, इसकी चर्चा मैं करूँगा तीसरे स्टेप में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा जीवन की कहानी संगठन के बैनर के तहत, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत अनवरत जारी रहेगा आपके लिए। आपका संगठन आपके लिए कहाँ, किस रूप में और कैसे आपके लिए सोचता है, कैसे करता है और क्या उसकी सोच है, ये सारी बातें आपके बीच में शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आज यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।